देखो आज अपन किसकी बात करेंगे, माइक्रोवेव। तो देखो माइक्रोवेव क्या होता है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम के आधार पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की एक पर्टिकुलर रेंज को अलग अलग पार्ट में डिफाइन किया गया है। अगर अपन फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे यानी नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो क्या बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब उसकी एनर्जी बढ़ेगी। और ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो उसकी क्या बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एनर्जी होती है उसको गामा रेज बोलते हैं। फिर आता है एक्स रेज, फिर आता है अल्ट्रावायलेट और विजिबल, फिर आता है इंफ्रारेड, और फिर आता है माइक्रोवेव और रेडियो वेव। माइक्रोवेव, ठीक है। तो ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है, उसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की एक पर्टिकुलर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। अब अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं किसकी, माइक्रोवेव। तो यानी माइक्रो, देखो इसका नाम से वेल नोन है, इसकी जो वेवलेंथ है वो किसके ऑर्डर की होनी चाहिए, माइक्रो ऑर्डर की होनी चाहिए। इसका मतलब मैं अगर माइक्रोवेव रीजन की बात करूं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो तो होगी 300 मेगा हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज। कितनी होगी, 300 मेगा हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज। और इसकी जो वेवलेंथ होगी न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इसकी जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी इसका जस्ट रिवर्स। तो वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर 30 सेंट एप्रोक्स की बात कर रहा हूँ, 30 सेंटीमीटर टू 1 मिलीमीटर एप्रोक्स बताया, ऐसे नहीं कि सर एक्चुअल नहीं है, तो ये आप इससे कैलकुलेट कर सकते। और आपको ये जो माइक्रोवेव का जितना भी सिलेबस है कंप्लीट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, आपको कहीं भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये आप नोट कर ले। ठीक है। तो देखो ये जो माइक्रोवेव है, अब अपन माइक्रोवेव में क्या स्टडी करने वाले हैं, तो जो फर्स्ट यूनिट अपनी है वो है वेव गाइड। अब अपने दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने बोला वेव गाइड, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा वेव गाइड क्या होती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और ये कैसे वर्क करती है। तो ये सब कुछ डिटेल्स अपन यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो आता है वेव गाइड। तो वेव गाइड जो होती है, वेव गाइड क्या होती है, ए होलो मेटेलिक ट्यूब either rectangular और cylindrical। क्या बताया मैंने, एक वेवगाइड क्या होती है, होलो मेटेलिक ट्यूब विच इज टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर एंड सिलेंड्रिकल। सबसे पहले तो आपके दिमाग में इसका कुछ पिक्चर क्लियर हो गई होगी वेवगाइड की। तो वेवगाइड क्या होती है, एक होलो पाइप ले अपन मेटेलिक, और वो कैसा होना चाहिए, उसकी शेप या तो रेक्टेंगुलर होनी चाहिए या सिलेंड्रिकल, वो क्या कहलाती है, वेवगाइड। वेवगाइड, अब ये तो पता चल गया अपने को कि ये होती है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या यूज है, किस काम आती है वेवगाइड। तो इसकी अगर अपन बात करें तो पावर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट करने के काम आती है। तो किस काम आती है, यूज टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ये समझ आ गया होगा सबको कि वेवगाइड क्या होती है, ए होलो मेटेलिक ट्यूब विच कंसिस्ट
आइदर रेक्टेंगुलर और cylindrical metallic tube which is used to transform the power from one region to another region। तो ये अपने को समझ आ गया है। अब अपन यहाँ पर दो तरीके की वेवगाइड पढ़ेंगे, एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड और एक सिलेंड्रिकल वेवगाइड। लेकिन सबसे पहले आपको ये दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि अपन क्या बात करने वाले हैं इस पूरी बुक्स में, और जो यूनिट्स है अपनी वो क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन अपनी जो बुक है वो माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका मतलब माइक्रोवेव क्या होती है, माइक्रोवेव रीजन क्यों पढ़ा, या ये किससे रिलेटेड है, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी और इसकी क्या वेवलेंथ होगी, तो ये सब आपको पिक्चर समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि मेरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम है, उसको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की पर्टिकुलर वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो पार्ट कौन से मैंने आपको यहाँ बताया। अब उसमें पर्टिकुलर अपने को स्टडी कौन से पार्ट की करनी है, माइक्रोवेव रीजन की। तो माइक्रोवेव रीजन की स्टडी करनी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मेरे को उस रीजन की पता होनी चाहिए, तो ये मैंने पता कर लिया। अब माइक्रोवेव रीजन में अपने जो इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं उनकी अपने को यहाँ स्टडी करनी है, क्योंकि अपना इसमें डीप से जानने की बजाय अपन जो अपना टॉपिक है उस पर बात करें। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो वेवगाइड है। अब वेवगाइड क्या काम कर रही है, या वेवगाइड क्या होती है, उस किस काम आती है, और उसकी क्या क्या कंडीशन होगी मैथमेटिकली, ये सब अपने को यहाँ पर पढ़ना है। और उसके बाद में पर्टिकुलर उसका टाइप पढ़ना है, रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो वेवगाइड होती है एक होलो मेटेलिक ट्यूब होती है, और या तो वो किस फॉर्म में हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, सिलेंड्रिकल, जो अपने कोर्स में उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और वो ट्रांसफर क्या करती है, पावर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। अब सबसे पहले जो वेवगाइड है इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या जो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट होगी, ये अलग अलग मोड में होती है। वो मोड क्या होते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मेशन के, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पावर ट्रांसमिट जो होगी उसके क्या मोड होंगे, उनकी अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो तो सबसे पहले अपन वेवगाइड के लिए मोड की बात करें, मोड क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो मोड क्या होते हैं। जो वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर प्रोपोगेट करेगी, या पावर एक रीजन से दूसरे रीजन के लिए ट्रांसफर करेगी तो अपने को उस पर कुछ सर्टेन बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। या आपको पता है किसी भी इक्वेशन को, मैथमेटिकल इक्वेशन को कब सोल्व कर सकते हैं, जब उसकी बाउंड्री कंडीशन अपने को पता हो। विदाउट बाउंड्री कंडीशन के अपन उस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते। तो जो वेव एक रीजन से दूसरे रीजन में प्रोपोगेट कर रही है उस पे अपने को कुछ सर्टेन बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो बाउंड्री कंडीशन है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। यानी जिस टाइप की बाउंड्री कंडीशन होगी वो क्या होगा, एक टाइप का मोड होगा। कैसे होगा, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो अपना जो फर्स्ट मोड है उसको अपन बोले टीई मोड, और टीई का मतलब होता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक। कौन सा, फर्स्ट अपन मोड की बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक। इसका मतलब जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक है वो क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी नेचर कैसी होगी, ट्रांसवर्स होनी चाहिए। अगर बाउंड्री कंडीशन अपन क्या लगाए, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, यानी बाउंड्री कंडीशन क्या बोल रही है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, तो उसको कौन सा मोड बोलेंगे, टीई मोड। टीई मोड का मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड क्या बोलता है, मान लो मैंने पर्टिकुलर डिफाइन कर लिया कि जो मेरी वेव या जो पावर है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, जेड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ये ध्यान रखना, आपको सीधे नहीं रखना, डायरेक्ट कुछ बोल देंगे आपको EZ0 ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक EZ0 नहीं, तरीके से समझो। टीई मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड क्या बोलता है कि अगर वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके
ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर हो सकता है, उसकी डायरेक्शन में नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो क्या इसका मतलब क्या होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ आ गई क्या? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मैंने माना इफ द वेव इज प्रोपोगेट अलोंग जेड डायरेक्शन, then component of electric field along z direction is equal to 0। ये सबको समझ आ गया क्या? मैंने क्या बोला? अगर मेरी वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो ट्रांसवर्स का मतलब उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट 0 होना चाहिए या एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जेड में 0 तो किस डायरेक्शन में हो सकता है? या तो एक्स डायरेक्शन में हो सकता है या वाई डायरेक्शन में हो सकता है, जेड में नहीं हो सकता। जब वेव जेड में प्रोपोगेट, अगर एक्स में होगा तो एक्स में वेव प्रोपोगेट करी तो ई एक्स 0 हो जाएगा, वाई में प्रोपोगेट करेगी तो ई वाई 0 हो जाएगा। उसको कौन सा मोड बोलेंगे? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। ये क्लियर है क्या सबको? बताओ। अरे सबको क्लियर है? पक्का? चलो नेक्स्ट चलते। टीएम मोड को अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। देखो सेम ऊपर की तरह ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होना चाहिए? 0। तो मैं क्या बोलूं? इफ द वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग जेड डायरेक्शन देन कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी जेड या एच जेड की मैं बात करूं तो वो क्या होना चाहिए? 0। समझ आ गया क्या? द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इक्वल टू 0 विच इज नोन एज ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसके परपेंडिकुलर जेड में प्रोपोगेट करिए तो परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होगी? एक्स या वाई। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा? एक्स या वाई। डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग उसका कंपोनेंट 0। ये सबको क्लियर? सबको समझ आ गया? नेक्स्ट थर्ड TEM मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब ट्रांसवर्स EM का मतलब दोनों कंपोनेंट, अरे E भी है M भी है। इसका मतलब अगर Z डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है देन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों बोथ आर 0। बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? क्या क्या समझाया मैंने? सबसे पहले माइक्रोवेव की डेफिनेशन बताई। डेफिनेशन कैसे? मैथमेटिकली अपन ने क्या बताया? एक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग जो रीजन होगा उसको अपन माइक्रोवेव रीजन की बात करें। अब माइक्रोवेव की जरूरत क्यों पड़ी? इसमें बहुत सारे अपने जैसे सैटेलाइट हो गया, रेडियो हो गया, रडार हो गया, और भी बहुत सारे जो एपरेटस है वो कौन से रीजन में काम करते हैं? माइक्रोवेव रीजन में। अब माइक्रोवेव रीजन में वो काम करते हैं तो सबसे पहले अपने को एक ऐसा इसके लिए जो फर्स्ट अपन बात करें अपना टॉपिक है वेव गाइड, या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो पावर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक फाइनाइट लिमिट के लिए, यानी जो वेव गाइड है वो एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए ही काम करती है। ये भी ध्यान रखना, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पावर ट्रांसफर करने के लिए अपने को सर्टेन डिस्टेंस है, उसमें अगर आपको पावर ट्रांसमिट करनी है तो उसका जो एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट होगा उसको बोलते हैं वेव गाइड। अब सबसे पहले वेव गाइड क्या होती है तो आपके दिमाग में आ गया, तो वेव गाइड क्या होगी? एक होलो मेटेलिक ट्यूब होगी, आइदर रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल, और विच यूज टू ट्रांसफॉर्म पावर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। क्लियर? अब अपने वेव गाइड समझ आ गया। अब इसके लिए कुछ अपने को सिंप्लीफाई करना, मैथमेटिकल या थ्योरेटिकल की बात करेंगे तो इसके लिए अपने को पर्टिकुलर क्या चाहिए? मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए। उससे पहले
किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने से पहले उस पर अपन एक सर्टेन बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, और जो बाउंड्री कंडीशन नंबर ऑफ वे, जितने टाइप की बाउंड्री कंडीशन होगी वो सब क्या कहलाएंगे, टाइप ऑफ मोड। ठीक है, अब मोड की अपन बात करें तो सबसे पहले मैंने मोड बताया क्या होता है, मोड बताया कि जो टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशन जो अप्लाई करेंगे जितने नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, उसका मोड। सबसे पहले मैंने टी मोड की बात की, टी का मतलब बताया मैंने ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक का मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसके अलोंग जीरो होना चाहिए। ऐसे टीएम तो क्या हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट उसके अलोंग जीरो, और टीएम का मतलब आइदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक बोथ कंपोनेंट आर जीरो अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहां तक कोई डाउट है तो आप बताओ मेरे को, बोलो किसी को भी। ठीक है, अब अपन सबसे पहले एक एक वेवगाइड की बात करते हैं। सबसे पहले जो अपनी रेक्टेंगुलर वेवगाइड है उसकी मैं बात करता हूं। रेक्टेंगुलर वेवगाइड, सबसे फर्स्ट वेवगाइड की मैं बात करूं या जो टाइप ऑफ वेवगाइड है वो है रेक्टेंगुलर वेवगाइड। रेक्टेंगुलर वेवगाइड का सीधा सा मीनिंग है, आपको जो वेवगाइड दिखेगी उसका जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो कैसा दिखेगा, रेक्टेंगुलर टाइप। अरे सीधा सा फंडा है, कैसा दिखेगा, रेक्टेंगुलर टाइप। तो ये कौन सा क्रॉस सेक्शन है, इधर से अगर अपन देखेंगे इसको सामने से ये है, यहाँ से भी आप बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया ओनली इसको, तो कैसा क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, रेक्टेंगुलर टाइप। तो डायरेक्शन की मैं बात करूं तो ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई हो गया, और ये जिसमें मूव कर रही है वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वेव प्रोपोगेट कर रही है वो जेड डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? अरे यहां तक क्लियर है क्या, पक्का? ठीक है, अब अपन रेक्टेंगुलर वेवगाइड की बात करें तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड क्या होगी, रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज ए होलोमेट्रिकली ट्यूब विच हैव क्रॉस सेक्शन इज टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर। अब अपन यहाँ पर इसमें जो मोड होंगे, जो बाउंड्री कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो मोड होंगे वो आइदर क्या होंगे, या तो टीई मोड होगा या टीएम। सबसे पहले इन्हीं की बात करेंगे अपन, टीएम की बाद में करेंगे, एक बार उसको छोड़ देते अपन। तो आइदर जो इसमें मोड एग्जिस्ट करेगा जिसमें पावर क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट which is known as mode and which is type of TE mode or either TE और TM। अब TE और TM मोड भी क्या होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, और वो जो अलग अलग होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे, इंटीजर m और n। तो सबसे पहले अपने को ये समझना है कि यहाँ पर ये जो अपने m और n नोटेशन लगाए, TM में भी लगाए और TE में भी लगाए, ये m और n क्या रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले मैं बात करूं m की और फिर n की। तो अब जेड में अगर क्या कर रही है वेव, मैंने यह माना पावर या जो वेव है वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है, जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा वो आइदर या तो एक्स डायरेक्शन में हो सकता है या वाई डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये जो m है ये तो कौन सी डायरेक्शन के अलोंग बात करेगा, अगर x के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो x, या मैग्नेटिक फील्ड होगा तो x। ध्यान से समझ लेना, मैं इन दोनों को एक साथ बता रहा हूँ m और मैंने माना कि जो मेरी वेव है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, जेड डायरेक्शन। जेड में प्रोपोगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा वो आइदर या तो x डायरेक्शन में होगा या y डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले मैं मान लूं कि x डायरेक्शन में है, तो x डायरेक्शन में m क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो x डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ हाफ वेव अलोंग x डायरेक्शन, वेव कौन सी, या तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक। हाफ का मतलब ये मेरी एक कंप्लीट वेव,
तो इसके जो ये वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे हाफ। ये कितने वेरिएशन हो रहे हैं एक्स के लॉन्ग, बात समझ आ रही? जैसे ये कितने हो रहे हैं, 2 3 ऐसे 4 5 कितने हो रहे हैं? तो नंबर ऑफ हाफ वेव वेरिएशन अलोंग एक्स डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। अगर ईटीई है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक के लिए, और टीएम है तो मैग्नेट। तो समझ आ गया, हाफ वेव वेरिएशन, नंबर ऑफ एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हाफ वेव वेरिएशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। टी है तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर टीएम है तो फॉर मैग्नेटिक। सेम किसकी कहानी है, एन की। अगर मान लो एक्स की जगह कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो किसके बाद लॉन्ग बात करेंगे, वाई के लॉन्ग। तो नंबर ऑफ हाफ वेव वेरिएशन अलोंग वाई डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक और मैग्नेट। अब मैंने ये फॉर एग्जांपल बताया, ऐसे नहीं सर ये भी एक्स का लॉन्ग है, ये भी एक्स का लॉन्ग, वो बाद में बात करेंगे अपन, ये किसका लॉन्ग होगा और उस टाइम ये किसका लॉन्ग होगा। मैं इसकी एक पर्टिकुलर जैसे इसकी बात करें सबसे पहले, तो अगर वेव जेड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रही है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स होगा। ट्रांसवर्स का मतलब या तो एक्स में होगा या वाई में। अब एक्स में मान लो मैं कैसे टी लिख दिया तो कैसे पता चलेगा एक्स में या वाई में, तो ये कौन बताएगा, एम और एन। एम अगर नॉन जीरो तो क्या मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, एक्स में, लेकिन कितने वेरिएशन है एक्स के अलोंग उसके, तो हाफ वेव वेरिएशन अलोंग एक्स। ये तो फुल वेव हो गया, हाफ का मतलब ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाफ वेव वेरिएशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, या एन नॉन जीरो है तो नंबर ऑफ हाफ वेव वेरिएशन अलोंग वाई। दोनों नॉन जीरो तो दोनों की बात करेंगे। ऐसे ही सेम किसके लिए बात करेंगे, टी एम एम एन। इसका मतलब जो एक्चुअल मोड का रिप्रेजेंटेशन अपने होगा उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टी ई एम एन या टी एम एम एन। ये सबको समझ आ गया क्या? पूरी क्लास में है किसी को डाउट कि टी और टी एम मोड, किसी को डाउट नहीं समझ में आया तो पक्का, अरे समझ आ गया क्या? आ गया तो आगे चलो गुरुजी, चलो देखो अब मेरे को क्या करना है, कुछ इसके लिए सर्टेन कंडीशन निकालनी है जिससे कि मैं पर्टिकुलर मोड की बात करूं। तो थोड़ा अपन क्या करें, मैक्सवेल इक्वेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी ट्रांसफर के केस में अपन बात करेंगे इधर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, तो उस केस में अपने को मैक्सवेल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड। मैंने क्या की, एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड कंसिडर की विच हैव लेंथ ए एंड बी। उसकी जो लेंथ है ए है, यानी सॉरी विच हैव लेंथ ए एंड विड्थ बी। यानी जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है उसकी लेंथ ए है और जो विड्थ है वो बी, ठीक है, अलोंग एक्स ए और अलोंग वाई बी, ऐसे मान लो, ठीक है। ये मैंने मान लिया मेरी तरफ से, क्योंकि आगे अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी। अब मैं मैक्सवेल इक्वेशन लिखता हूं, तो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन देखो आपको पता है डेल डॉट ई क्या होती है, रो अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को मैं अगर इधर लिया हूं तो डेल डॉट एप्सिलॉन ई क्या होता है, डी, तो डेल डॉट डी क्या होगा, रो, और यहां पर डी क्या होगा, एप्सिलॉन ई, पक्का। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो जो सेकंड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो। ये गोस लो इन इलेक्ट्रोस्टेट और ये गोस लो इन मैग्नेटोस्टेट, ठीक है। थर्ड डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर क्या होती है, माइनस डेल बी वेक्टर अपॉन डेल, ये कौन सी होती है, फैराडे लॉ। किसको रिप्रेजेंट करती है, फैराडे लॉ। और जो फोर्थ है वो है डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर म्यू जे वेक्टर प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी, यही होती है क्या। अब इस म्यू को तो डिवाइड में ले जाओ, तो डेल वेक्टर क्रॉस बी अपॉन म्यू क्या होता है, एच वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर प्लस एप्सिलॉन ई क्या हो गया, ये एप्सिलॉन है और ये ई है, तो एप्सिलॉन ई क्या हो गया, डेल डी वेक्टर अपॉन डेल टी, और ये जो एच वेक्टर है ये क्या होता है,
बी वेक्टर अपॉन म्यू। ठीक है, आप जानते हो फ्री स्पेस में म्यू म्यू जीरो हो जाएगा और एप्सिलॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, क्योंकि म्यू आर और एप्सिलॉन आर वैक्यूम के लिए 1 होते हैं। ये सब आपको पता है, ये मैं मान लेता हूँ। जे क्या होता है, जे और ई में भी रिलेशन होता है। जो जे वेक्टर होता है वो क्या होता है, सिग्मा ऑफ ई वेक्टर, ये भी आपको पता है। चलो मैं मान लेता हूँ ये सब आपको पता है। क्लियर? अब आपको पता है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें। देखो, जो एप्सिलॉन होता है, ये तो आपको पता होगा, जो एप्सिलॉन होता है वो तो होती है परमेटिविटी, और जो म्यू होता है वो होता है परमिएबिलिटी। ठीक है, इनका आपको ध्यान रखना है। परमिएबिलिटी आपको वैसे ही नाम से वेल नोन है। परमिएबिलिटी, एबिलिटी ऑफ परमिशन, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना पास हो रहा है। तो जितना ज़्यादा म्यू होगा, वो जो आपको दिया हुआ है मटेरियल वो उतना ही ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, या मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। और परमिटिविटी ये विरोध करती है, यानी एप्सिलॉन जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना ही कम पास होने दे। ये दोनों एक दूसरे के, यानी माने तो क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल की तरह हो रहे हैं। कैसे? ये तो क्या हो रहा है, जितना ज्यादा उसका मतलब उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और ये जितना ज्यादा उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी आपको समझ आ गया होगा एप्सिलॉन और म्यू, नाम से वेल नोन। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं आपको पता है जो भी वेव प्रोपोगेट करी है तो उसकी जो टाइम डिपेंडेंसी होती है वो किस फॉर्म में दी जाती है। जैसे मैं मान लो कोई भी वेव लिखूँ साई, तो ये क्या होती है, ए ई की पावर आयटा ओमेगा टी माइनस के जेड, अगर जेड डायरेक्शन में मूव कर, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब मैं अगर इस इक्वेशन का टाइम डिपेंडेंट पार्ट की बात करूं, कौन से पार्ट की, टाइम डिपेंडेंट, तो टाइम डिपेंडेंट पार्ट इसका कौन सा है, ई की पावर आयोटा ओमेगा टी। ई की पावर आयोटा ओमेगा टी इसका कौन सा पार्ट है, टाइम डिपेंडेंट पार्ट है। इसका मतलब मैं डेल बाई डेल टी की बात करूं, तो डेल बाई डेल टी अगर मैं इस पर अप्लाई करूंगा तो क्या बाहर आ जाएगा, आयोटा ओमेगा, और ई की पावर आयोटा ओमेगा टी सेम फंक्शन। इसका मतलब जहां जहां फंक्शन है वो तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और जो डेल बाई डेल टी है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, आयोटा ओमेगा से रिप्लेस हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट? क्लियर? अरे पक्का? तो देखो चारों इक्वेशन देख लो। फर्स्ट इक्वेशन तो सेम होगी, डेल वेक्टर डॉट डी वेक्टर कितनी होगी, रो। सेकंड इक्वेशन डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो, कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड इक्वेशन डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर माइनस डेल बाई डेल टी, तो माइनस आयोटा ओमेगा बी वेक्टर। और फोर्थ इक्वेशन डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर कितनी होगी, जे वेक्टर प्लस आयोटा ओमेगा डी वेक्टर। मैं मान लेता हूँ कंडक्टिविटी कितनी है किसी मटेरियल की, जीरो है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जीरो के केस में, सिंप्लिसिटी के केस में, कि मेरे पास में ये जो इक्वेशन है फोर्थ, ये क्या बन जाएगी, डेल क्रॉस एच आयोटा ओमेगा डी वेक्टर। या तो कोई डाउट? अरे कोई डाउट क्या, बोलो। ठीक है, और कंडक्टिविटी जीरो नहीं होगी तो ये इक्वेशन रहेगी। पक्का? चलो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, और मेरे पास में क्यों काम कर रही है थोड़ा सा अभी आपको पता चल जाएगा ये सारा काम क्यों कर रहे हैं अपन। ठीक है, कुछ कंडीशंस निकाल रहे हैं अपन कि कब वेव गाइड में पावर ट्रांसमिट होगी, कौन सी कंडीशन अपने को नेसेसरी है, और कौन सी कंडीशन में पावर ट्रांसफॉर्म या पावर ट्रांसमिट नहीं होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। थर्ड इक्वेशन लो, डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्या इक्वेशन है, माइनस आयोटा ओमेगा बी वेक्टर, यही क्या, इसका दोनों तरफ कर ले लो, तो डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर क्या होगी, माइनस आयोटा ओमेगा डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये होगी क्या। चलो इसको तो सिंप्लीफाई करो, डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर, ए क्रॉस सी से बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी, तो डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर, ये तो सब पता होगा आपको, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू
से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर की सबसे पहले जनरल फॉर्म रख दो, तो माइनस आयोटा ओमेगा म्यू, क्या वैल्यू, जे वेक्टर प्लस आयोटा ओमेगा डी वेक्टर। डेल डॉट ई, देखो डेल डॉट ई क्या होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन, चार्ज फ्री रीजन की बात करूं तो रो क्या हो जाएगा, जीरो, तो डेल डॉट ई क्या हो गया, जीरो। डेल डॉट ई जीरो, तो इस केस में क्या बना, डेल स्क्वायर ई की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस आयोटा ओमेगा म्यू जे वेक्टर प्लस आयोटा ओमेगा डी वेक्टर। यहाँ तक कोई डाउट इसी को? तो अपने पास में एक जनरल इक्वेशन मिल गई डेल स्क्वायर ई, और उसकी वैल्यू क्या आ गई, आयोटा ओमेगा म्यू सिग्मा जे प्लस आयोटा ओमेगा डी। अब आप जानते हो इसको अपन ई की फॉर्म में लिखे तो डेल स्क्वायर ई क्या हो गया, आयोटा ओमेगा म्यू जे क्या होता है सिग्मा ई, और प्लस आयोटा ओमेगा डी क्या होता है एप्सिलॉन ई। तो क्या लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर ई क्या वैल्यू आ गई, आयोटा ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई। क्लियर? ये सबको क्लियर हो गया क्या? अब देखो एक जनरल आपने लाप्लास इक्वेशन पढ़ी होगी, डेल स्क्वायर फाई रो अपॉन एप्सिलॉन, पढ़ी है ना? तो वैसी इक्वेशन से कुछ मिल रही है अपने को, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक नया फॉर्म मान लेता हूँ, मैथमेटिकल इक्वेशन या सिंप्लिसिटी के केस में जो डेल स्क्वायर ई है उसको मैंने मान लिया गामा स्क्वायर ई। इसका मतलब यहाँ पर गामा स्क्वायर है, उसकी वैल्यू क्या है, या जो गामा है उसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट आयोटा ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन। ये यारी इसका मतलब मेरा जो पर्टिकुलर फोकस है इसी पे, किस पे, गामा पे, और ये डिसाइड करेगा कि जो वेव गाइड है उसमें कौन सी कंडीशंस होगी जिन पे वेव प्रोपोगेट करेगी और कौन सी कंडीशंस होगी जिन पे वेव प्रोपोगेट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों पार्ट आ रहे हैं, रियल पार्ट भी आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट भी आ रहा है। इसका मतलब इसमें दो पार्ट होंगे, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ अल्फा प्लस आयोटा बीटा। एक पार्ट इसमें कौन सा होगा, रियल, उसको तो मैं बोल दूंगा अल्फा, और दूसरा पार्ट इमेजिनरी होगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, बीटा। यानी इसको सोल्व करूंगा मैं ओमेगा और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और कंडक्टिविटी की वैल्यू के लिए, उसमें दो पार्ट आएंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा। अल्फा कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, जो विदाउट आयोटा है या रियल पार्ट है, और दूसरा पार्ट आयोटा के साथ में आएगा, उसको अपन कौन सा पार्ट बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट बोले। समझ आ गया? अब जो रियल पार्ट होगा वो तो हमेशा एटीन्यूएशन को दिखाता है, तो जो अल्फा होगा वो तो किसको दिखाएगा, ये जो अल्फा है एटीन्यूएशन फैक्टर को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, एटीन्यूएशन। और ये जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है ये क्या होता है, फेज फैक्टर। कैसे, थोड़ा सा मैं एक जनरल, इससे आपको उसको रिलेट नहीं करना है, मैं एक जनरल दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो आपके पास में कोई वेव है ए ई की पावर माइनस के जेड, अगर आप इसका मॉडुलस स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो रही है, माइनस, इसका मतलब ये डीके होगी, ई की पावर माइनस डीके हो रही है ना, क्योंकि इसका मोड स्क्वायर करोगे तो भी ये 2 टाइम्स आ जाएगा, इसका मतलब डी की हो रही है। जबकि कोई पार्ट में लिखूं ए ई की पावर आयोटा के जेड, इसका मोड स्क्वायर करोगे तो पार्ट 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये क्वांटिटी कांस्टेंट बचेगी। तो जो आयोटा के पास या मल्टीप्लाई में आएगा वो तो यहाँ पर किसको डिनोट करेगा, फेज को, और जो रियल पार्ट होगा वो किसको दिखाएगा, एटीन्यूएशन को, कि या वो जो वेव है वो कितना तेजी से एटीन्यूट हो रही। तो ये तो किसके लिए आ गया, इलेक्ट्रिक। अब मैं अगर इस कर्ल को थर्ड की जगह फोर्थ इक्वेशन का कर्ल ले लेता तो सेम इक्वेशन आती मेरे पास, और वो इक्वेशन क्या होती, डेल स्क्वायर एच या पी गामा स्क्वायर एच। दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए। पक्का? अब मैं इनको क्या कर लेता हूँ, बी और एच दो बार आ रहे हैं, तो मैं इनको क्या कर लेता हूँ, एक सिंगल इक्वेशन मान लेता हूँ, और सिंगल की टर्म्स में क्या लिख दिया, बी और एच दोनों को साई से लिख दिया, जहाँ ई की जरूरत पड़ेगी तो ये लिख लेंगे, और जहाँ बी एच की जरूरत पड़ेगी तो एच। तो ये मैंने एक जनरल इक्वेशन लिख ली। तो ये सब एक बार में मिटा देता हूँ आपके, और फिर अपन नेक्स्ट आगे बात करें। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगी, मेरे हिसाब से सब कुछ समझ आ गया होगा। मैंने काम क्या किया, रेक्टेंगुलर वेवगाइड, उसके लिए मेरे को
क्या करनी है, कंडीशन फाइंड आउट करनी है। और वो कंडीशन क्या फाइंड आउट करनी है कि वेव कब प्रोपोगेट करेगी और कब नहीं करेगी। तो उसके लिए मैंने उसका क्रॉस सेक्शन लिया, उसकी लेंथ ए ली, विड्थ बी ली, और मैक्सवेल इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। तो मेरे पास में 2 इक्वेशन मिल गई, और उन दोनों का जो जनरल फॉर्म है वो मैंने लिख दिया डेल स्क्वायर साई इक्वल टू गामा स्क्वायर साई, और ये उन दोनों इक्वेशन की जनरल फॉर्म। यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब रेक्टेंगुलर की बात करें तो रेक्टेंगुलर क्या होता है, कार्टेशियन सिंपल, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये डेल स्क्वायर, ये लाप्लास को, जो लाप्लास ऑपरेटर उसको डिनोट करता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आप जानते हो, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। कोई डाउट? इस इक्वेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर साई। या तो कोई डाउट नहीं? अब वेरिएबल सेपरेशन लगा दें बाय अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड। और वेरिएबल सेपरेशन क्या होता है, साई किस पे डिनोट कर रहा है, एक्स वाई जेड। तो इसको मैं अलग अलग फंक्शन मान लूँ, एक एक्स का, एक वाई का, और एक जेड का, यहाँ रखेंगे तो क्या होंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, वाई जेड बाहर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई जेड डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये देखो फंक्शन है एक्स का, और ये एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और ये कंप्लीट फंक्शन है, ध्यान रखना। तो इसको काट मत देना आप, प्लस एक्स जेड बाहर आ जाएगा, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये फंक्शन है स्मॉल, और ये गामा स्क्वायर एक्स वाई जेड का भाग लगा दो, तो क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन वाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या अपने को पता चल रहा है, ये क्वांटिटी पर्टिकुलर किस पे डिपेंड करी है, एक्स पे, ठीक है, ये पर्टिकुलर वाई पे और ये पर्टिकुलर जेड पे। इसका मतलब कोई ना कोई इसका मान होगा, इसका भी मान होगा, इसका मान, इसका चेंज करने पर इसमें कोई चेंज नहीं होगा इन दोनों में। और ये गामा स्क्वायर, ये भी देखो काम की बात, इसमें चेंज करो चाहे आप इसमें चेंज करो चाहे आप इसमें चेंज करो, सबके लिए इसका मान कांस्टेंट होने वाला। इसका मतलब इस राशि का मान कोई ना कांस्टेंट होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए और इसका भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, तो तीनों किसी ना किसी एक अलग अलग कांस्टेंट के इक्वल होगी, और वो जो कांस्टेंट होंगे उसका पर्टिकुलर मान क्या आना चाहिए, गामा स्क्वायर। यहां तक क्लियर है क्या? अरे यहां तक क्लियर है क्या? पक्का? तो मैंने मान लिया फर्स्ट जो टर्म है उसको मान लिया के एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म को मान लिया के वाई स्क्वायर, और थर्ड टर्म को मान लिया के जेड स्क्वायर, साथ में गामा स्क्वायर। इसका मतलब के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस गामा स्क्वायर। ठीक है, ये उसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा, प्लस माइनस दोनों में से आप कोई सा मान सकते हो, वो तो के जो वैल्यू आएगी उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अरे कोई डाउट है क्या? अरे बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं है किसी को भी? ठीक है, तो चलो आगे चले। ठीक है चलते हैं। तो देखो अब मैंने एक्स और वाई के अलॉन्ग तो अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि जो वेव प्रोपोगेट कर रही है वो जेड के अलॉन्ग कर रही है। तो 1 अपॉन एक्स डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए साइन के एक्स एक्स प्लस बी कोस के एक्स एक्स। यहाँ तो कोई डाउट? ऐसे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी साइन के वाई वाई प्लस डी कोस के वाई वाई। यही होगा क्या? अरे यही होगा पक्का? ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि जो मेरी वेव है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करी है। इसका अब अपने को सॉल्यूशन रखना है, तो सॉल्यूशन रखना है तो मैं क्या मान लेता हूं,
लेट वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग जेड डायरेक्शन। अब देखो, अगर वेव पर जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करिए तो उसका कोई ना कोई एक प्रोपोगेशन कांस्टेंट होगा, और वो प्रोपोगेशन कांस्टेंट मैंने मान लिया अलोंग जेड डायरेक्शन प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और वो मान लिया मैंने गामा जी। जी यानी गाइड, वेव गाइड। तो वेव गाइड के लिए मैंने मान लिया वेव जो प्रोपोगेट कर रही है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, कौन सी में कर रही है, जेड डायरेक्शन में। तो जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करिए तो उसके लिए प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या मान लिया, गामा जी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। उसको सिंपल, इसको ऐसे कैसे रहने देना भी, सॉरी 1 जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड, इसको ठीक है, इसको ऐसे कैसे रहने। तो ये क्या हो जाएगा, गामा जी स्क्वायर, यानी जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट होगा डबल स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, गामा जी स्क्वायर। ए जैसे ए की पावर आएगा गामा जी जेड, तो गामा जी 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा, तो गामा जी स्क्वायर। और फिर क्या आ जाएगा, गामा स्क्वायर। तो गामा जी स्क्वायर क्या आ गया, गामा स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और इसको मैंने मान लिया गामा जी स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, और यहाँ पर जो के सी स्क्वायर है उसको मान लिया के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, अरे यहाँ तक कोई डाउट, पक्का, ठीक है। अब अपने को गामा पता है, तो गामा की वैल्यू आप पुट कर दो। तो गामा की जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो गामा स्क्वायर क्या था, आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन सिग्मा, क्या वैल्यू थी गामा स्क्वायर की, आयोटा ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन। कंडक्टिविटी 0 है तो सिग्मा क्या हो जाएगा, 0 देगा, और 0 कंडक्टिविटी या लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक। अगर लॉस 0 है यानी कंडक्टिविटी लॉस क्या होगा, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो सिग्मा 0 हो जाएगा। तो गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो देखो गामा जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस के सी स्क्वायर। अब यहाँ से अपने को कुछ समझ में आने लग गया होगा कि अगर वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो उसके लिए प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा जी होगा, और वो गामा जी रियल कब होगा, इमेजनरी कब होगा, वो इन दोनों पे डिपेंड करे। ये वैल्यू ज़्यादा है ये कम है, तो नेगेटिव वाली बड़ी होने पर ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव वाला और रूट लगाओगे तो इमेजनरी, और ये छोटी और ये बड़ी है तो उसका मान पॉजिटिव, और ये केस में दोनों बराबर भी हो सकते हैं। यानी पॉजिटिव आएगा इसका मान तो एटीन्यूट होगी, रियल पार्ट आएगा, इमेजनरी आएगा तो वो प्रोपोगेट करेगी, और अगर इक्वल हो जाएगा तो 0। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूँ और तीनों कंडीशन आपको आज बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट अपन अगली क्लास में कल बात करेंगे। तो देखो गामा जी की वैल्यू आज से आ गई अंडर रूट के सी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। माइनस में अगर बाहर ले लूँ तो बाहर क्या आएगा, आयोटा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस को, तो आयोटा बाहर आ जाएगा, आयोटा क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस के सी स्क्वायर। दोनों ही सही है, दोनों में से कोई भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन अपना तो मेन क्या है कि क्या होना चाहिए, वेव प्रोपोगेट करेगी नहीं करेगी। तो 3 केस हो सकते हैं यहाँ पर, एक तो ये इससे बढ़ाओ, एक ये इससे बढ़ाओ, और एक दोनों बराबर हो जाए। तो क्या क्या केस हो सकते हैं, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कि ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन है वो किसके इक्वल हो गया, के सी स्क्वायर। इसका मतलब गामा जी 0, गामा जी का मतलब प्रोपोगेशन कांस्टेंट ही 0, तो प्रोपोगेट कर ही नहीं रही, इसका मतलब इस केस में वेव प्रोपोगेट नहीं करेगी। ये समझ आ गया होगा सबको कि इस केस में वेव प्रोपोगेट नहीं करेगी, और इस केस में वेव प्रोपोगेट नहीं करेगी तो इसको कौन सी कंडीशन बोलेंगे, क्रिटिकल। कौन सी कंडीशन बोलेंगे, क्रिटिकल कंडीशन। और क्रिटिकल कंडीशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो मैंने क्रिटिकल को किससे डिनोट कर दिया, ओमेगा सी स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, के सी स्क्वायर क्या था, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। इसका मतलब ओमेगा सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट
के एक्स स्क्वायर प्लस के, ये क्रिटिकल कंडीशन की वैल्यू, मेरे को क्रिटिकल केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो दो केस और हो सकते हैं। एक केस क्या हो सकता है कि ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ग्रेटर देन क्या हो के सी स्क्वायर। तो बताओ इस केस में वेव प्रोपोगेट करेगी या नहीं करेगी। देखो ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ग्रेटर देन के सी स्क्वायर, इसका मतलब आयोटा आ रहा बाहर, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका मतलब कोई ना कोई पर्टिकुलर रियल मान होगा लेकिन आयोटा साथ में आ रहा है, इसका मतलब इस गामा जी का मान जो होगा वो क्या होगा इमेजनरी। और मैंने बताया था इमेजनरी के केस में प्रोपोगेशन या कांस्टेंट या फेज फैक्टर मिलता है, उस केस में वेव प्रोपोगेट करती है। क्या करती है, वेव प्रोपोगेट करेगी। पक्का बताया था मैंने भी आपको। तो इस केस में क्या होगा, वेव प्रोपोगेट करेगी। तो वेव प्रोपोगेट करेगी तो देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, तो गामा जी आयोटा, ये ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन बाहर ले ले तो क्या बचेगा यहाँ 1 माइनस के सी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ये बचेगा क्या, अरे यही बचेगा। के सी स्क्वायर की वैल्यू अपन ने अभी निकाली, ओमेगा सी स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ये रही, इसको के सी स्क्वायर बोलते हैं ना। तो इसके टर्म्स में अपन अगर इसका मान निकालना चाहिए तो आयोटा ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा सी स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ये इससे कैंसिल हो गई। तो क्या वैल्यू आ गई, गामा जी आयोटा ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट 1 माइनस 2 पाई एफ, तो एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ सी, इसी को बोलते हैं आयोटा बीटा जी। गामा जी की वैल्यू कितनी, आयोटा बीटा जी। इसका मतलब जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है मस्ट बी ग्रेटर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, देखो यहां से भी आप कर सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक से कम होनी चाहिए। कब कम होगी, जब ये वाली वैल्यू छोटी होगी और ये बड़ी होगी। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो वेव गाइड है उसमें वेव कब प्रोपोगेट करेगी, एफ सी लेस देन एफ, तब इसका मान इमेजिनरी आएगा, ये पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब अगर जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है इसको बोलते हैं, एफ को तो बोलते हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, और इसको बोला ही था अभी कौन सी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो क्या बोलोगे आप, इफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज लेस देन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी या ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी देन वेव प्रोपोगेट। यानी वेव गाइड में आपको कंडीशन पता चल गई होगी, वेव गाइड में वेव कब प्रोपोगेट करेगी, जब क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का मान ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से, या जिस पे अपन फ्रीक्वेंसी, देखो ये तो वेरिएबल है और ये किसी भी पर्टिकुलर वेव गाइड के लिए फिक्स होगी, ये फिक्स होगा, ये फिक्स होगा, ये उनकी डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, कैसे करेगा वो भी अपन बात करें, ये फिक्स होगा, इसका मतलब ये फिक्स है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर वेव गाइड जो लेंथ और विड्थ दे रही है उसके लिए एफ सी फिक्स हो गया, ये बाहर से अपन लगाएंगे, तो जो बाहर से फ्रीक्वेंसी लगा रहे हैं उसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी, तभी वेव गाइड में वेव प्रोपोगेट करेगी, अन्यथा वेव गाइड में वेव प्रोपोगेट नहीं करेगी। और थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस में इसका जस्ट रिवर्ट ले लो, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन लेस देन के सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू इससे क्या है, कम है, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कोई भी प्लस माइनस अपने को वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू क्या होगी, अल्फा, जिसको एटेन्यूएशन कांस्टेंट बोलते। इसका मतलब इस केस में वेव प्रोपोगेट नहीं करेगी क्योंकि रियल क्वांटिटी आ रही है, और रियल क्वांटिटी में जैसे ई की पावर में रखेंगे तो उसका मॉड स्क्वायर करेंगे तो वो कम हो जाएगी। इसका इस केस में वेव एटीन्यूट करेगी, प्रोपोगेट नहीं करेगी। और उसके लिए जैसे सिंप्लीफाई ऐसे करे तो इसका मतलब एफ सी ग्रेटर देन एफ, इसका मतलब ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर क्या है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ से कम है तो उस केस में वेव गाइड में वेव प्रोपोगेट नहीं करेगी। ये मेरा मीनिंग था इसको समझाने का आज की क्लास का। तो समझ आ गया क्या क्या समझा, माइक्रोवेव रीजन समझा, वेव गाइड टू टाइप्स समझे, उसके मोड समझे, और एक पर्टिकुलर मैंने बात की रेक्टेंगुलर वेव गाइड कि एक पर्टिकुलर वेव गाइड रेक्टेंगुलर के में कब वेव प्रोपोगेट करेगी और कब वेव प्रोपोगेट नहीं करेगी। इसका मतलब इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो अगर मैं लिखूं तो देखो तीन पार्ट थे ना साई के, एक्स वाई और जेड। एक्स का सॉल्यूशन ए साइन क्या मिला था, के एक्स एक्स प्लस बी कोस के एक्स एक्स। वाई का सॉल्यूशन क्या मिला था,
सी साइन के वाई वाई प्लस डी कोस के वाई वाई, और लास्ट में गामा जी आयोटा बीटा जी का वेव प्रोपोगेट करेगी आयोटा बीटा जी, इसका मतलब ई की पावर आयोटा बीटा जी जेड। दोनों हो सकते प्लस माइनस, अगर जेड में कर रही है तो माइनस आएगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी होता ना, या ओमेगा टी माइनस के एक्स। टी वाला मैंने हटा दिया क्योंकि टी वाला जो काम है वो अपन ने पहले ही खत्म कर दिया, डेल वाई डेल टी की पावर आयोटा ओमेगा टी लिया था ना। अरे बताया तो था उस टाइम आपको मैंने, क्या लिखा था, ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड, ये तो लिखा था, आयोटा ओमेगा से रिप्लेस कर दिया था ना डेल बाई डेल टी, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये तो क्या होगा कांस्टेंट की तरह, तो इसको हटा दिया मैंने पहले ही, तो ई की पावर माइनस के जेड। अब के जेड इसकी वैल्यू क्या होगी, आयोटा बीटा जी, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है ना के, इसकी जब अपन ने गामा जी लिया तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस गामा जी जेड, गामा जी की वैल्यू आयोटा बीटा जी। अरे यहाँ से भी तो लिखी, ये अपने को सॉल्यूशन मिल गई, एक जनरल सॉल्यूशन मिल गई। इस जनरल सॉल्यूशन के लिए अपने को 3 केस अप्लाई करने, एक टी मोड, एक टी एम मोड, एक टी एम, दो यहाँ पर अपने मैन है, टी मोड और टी एम मोड। तो अपन कल जो नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं वो कौन से मोड की बात करने वाले हैं, टीई मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, और उसके लिए सॉल्यूशन निकालेंगे और कैसे वेव ट्रांसफॉर्म करेगी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या क्या उसकी कंडीशन है। अगर टी मोड समझ आ गया तो टी एम मोड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका मतलब कल की क्लास में अपन कौन सा मोड पढ़ेंगे, टीई एम एन मोड। तो जो जनरल चीज़ें हैं वो आपको आज समझ में आ गई होगी आज की क्लास में, ठीक है। तो कल की क्लास अपनी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि टी मोड जब समझ आएगा तो ही आपको टी एम मोड समझ में आएगा।